Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm your host कम दोस्त चेष्टा कपूर. तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. इससे पहले हम इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ. तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट जाकर पहले उनको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिसीट्स, जो कि रेवेन्यू रिसीट्स का एक पार्ट है. इससे पहले हम टैक्स रिसीट्स पढ़ चुके हैं. आई होप दैट टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिसीट्स. तो नॉन टैक्स रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं यानी कि गवर्नमेंट ने टैक्स के अलावा जिस जिस सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास अर्निंग आ रही है, रिसीट्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, दैट आर नॉन टैक्स रिसीट्स. एंड वी हैव टू स्टडी 1 2 3 4 5 6 7. We have to study 7 non-tax receipts. So let's start with the first one. So first we have fees. It is a payment to the government for the services that it renders to the people. यानी कि people को जो services देती है उसके बदले में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन फीस, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने कोई सरकारी काम करा है, कोई डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके बदले में अब ये सरकार आपको सर्विस दे रही है तो इसके बदले में जो आप उनको पेमेंट देते हो दैट इज फीस. तो ये भी सरकार का एक नॉन टैक्स रिसीट का सोर्स है. नेक्स्ट वी हैव फाइन्स. अब चलान कटते हैं, अलग अलग चीज़ों पे फाइन्स लगते हैं, तो वो भी सरकार की एक अर्निंग का सोर्स है. सो दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट, जो पेमेंट लॉ ब्रेकर्स, जिन्होंने कानून तोड़ा है, कानून को डिसोबे किया, उनके ऊपर सरकार फाइन लगाती है, तो वो भी नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर ही आता है. एंड दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स एंड एम्स टू मेक पीपल रिस्पेक्टफुल टू द लॉज. ये इकोनॉमिक पनिशमेंट्स होती हैं और इसका एम क्या होता है कि लोग जो है लॉ के प्रति रिस्पेक्ट रखें, लोग को माने. नेक्स्ट वी हैव एस्टीट्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट. एस्टीट्स क्या होती हैं? इट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट ए लीगल हायर. यानी कि बाय चांस अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है, यानी कि उसकी वसीयत नहीं बनी है, उसकी प्रॉपर्टी पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है और वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट की हो जाती है. वो प्रॉपर्टी को डायरेक्टली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अनाउंस कर दिया जाता है. तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है दैट इज एस्टीट. दोबारा देखिए, इट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है. इनकम उस मतलब गवर्नमेंट की वो इनकम जो आती है कहाँ से? आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय पीपल. उस प्रॉपर्टी को जिनको लोग छोड़ के चले गए विदाउट ए लीगल हायर, बिना किसी कानूनी मतलब कि वसीयत नहीं लिखे गए कि मेरे बाद इस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा. दोबारा देखिए, एस्टीट्स क्या होता है कि वो इनकम, गवर्नमेंट की वो इनकम जो कहाँ से आती है? उस प्रॉपर्टी से जिसका अभी कोई लीगल ओनर नहीं है, यानी कि जो ओनर था वो अब नहीं है और उसके बाद उसने किसी का नाम नहीं लिखा है, लीगली कोई उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है. एंड दैट इज एस्टीट. नेक्स्ट वी हैव स्पेशल असेसमेंट्स. Payment which is made by the owner of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government. उस चीज़ की पेमेंट यानी कि किस लोगों से मिलती है? ये उन ओनर से जिनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई. कैसे बढ़ गई? सरकार ने उस एरिया में कोई डेवलपमेंट कराया. अब मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे कोई रहता है और वहाँ पे सरकार ने उसके साइड में कोई मॉल बना दिया. अब उसके आसपास अगर कोई प्लॉट होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. और जब गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की वजह से किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो सरकार जो है उनसे फीस लेती है, उनसे पेमेंट लेती है. दैट इज स्पेशल असेसमेंट. तो उन लोगों से स्पेशल असेसमेंट्स लिए जाते हैं और ऐसा मोस्टली बड़ी जगहों पे होता है, सोसाइटीज़ में, बड़े एरियाज़ में, जहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें करती है. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब सरकार के पास कुछ खुद के एंटरप्राइजेस भी होते हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. वहाँ से जितनी भी इनकम आएगी वो सरकार की होगी, सीधी सी बात है. सो सेवरल एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. Next we have income from the sale of spectrum like 2G and 3G. So 2G और 3G
जो है ये भी सरकार के होते हैं। अब आप इनकी जगह 4G लिख सकते हो, 3G 4G या 4G 5G। सो इन सब चीज़ों से भी सरकार के पास कई रिसीट्स आती हैं, कई पैसे आते हैं। नेक्स्ट, ग्रांट्स। सो ग्रांट्स एंड डोनेशंस आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ग्रांट्स एंड डोनेशंस अगर सरकार के पास आ रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो चीज़ें भी हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स में आएंगी। ग्रांट्स जितने भी हमें मिलेंगे, डोनेशन सरकार को जितने भी मिलेंगे, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स का एक सोर्स है। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट रिकैप ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स। ये 7 है हमने जो पढ़नी है। सबसे पहले फीस यानी कि जो लोग, सरकार जो सर्विस दे रही है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बना के दे रही है, रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, लैंड रजिस्ट्रेशन होता है, तो उन सब की जो हम सरकार को फीस देते हैं वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट, फाइन्स। जो भी सरकार कानून तोड़ने वालों से फाइन चार्ज करती है वो सब फाइन्स में आता है। नेक्स्ट, एस्टेट्स। वो प्रॉपर्टी जिसका अभी कोई लीगल हायर नहीं है, यानी जो ओनर था वो मर गया, उसके बाद कोई लीगल हायर नहीं है, उस कंपनी का कोई लीगली ओनर नहीं है, तो उससे जितनी भी इनकम आएगी वो सरकार की हो जाएगी, दैट इज एसजी। नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट। किसी भी एरिया में अगर सरकार ने कोई डेवलपमेंट कराया जिसकी वजह से किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसको सरकार को पेमेंट देनी पड़ती है, दैट इज स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार के कुछ एंटरप्राइजेस हैं जो चलते हैं, लाइक रेलवेज हम कह सकते हैं। रेलवेज में सरकार की मोनोपोली है, सिर्फ एक ही रेलवे चलता है, वो सारा गवर्नमेंट के अंडर है, तो उससे जितनी भी इनकम होगी, हालांकि वो लॉस में रहता है, बट अगर उससे जितने भी पैसे आते हैं वो सब सरकार के नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, और जितने भी सरकार के पास ग्रांट्स और डोनेशंस आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों से सरकार को जो भी पैसा मिलता है दैट आर इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रिसीट्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइज। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट रिसीट्स क्या होती हैं, हमने अच्छे से देख लिया कि वो क्या होती हैं। वेट, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स। हमने देखा बजट रिसीट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू के भी आगे जाके 2 टाइप्स होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। हमने वो सारा स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स। So these are those money receipts of the government which either create a liability or cause a reduction in the assets of the government. ये वो receipts होती हैं जहाँ गवर्नमेंट की, जिसमें या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो, यानी कि हमने किसी से पैसे उधार लिए और हमें उसे देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई लेकिन पैसा तो आ गया, और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर हमने अपनी एसेट्स बेच दी तो हमारी एसेट्स तो कम हो गई लेकिन पैसा तो आ गया। तो इस टाइप की जो भी अर्निंग्स हैं जहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। अब आप मुझे रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स डिफ्रेंशिएट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। आपने दोनों पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे कैपिटल रिसीट्स कितने टाइप की हैं। तो ये 3 ही टाइप्स की हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रिसीट्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती रहती है जब भी वो मांगती है। व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस्ड। अब अगर आपसे किसी ने लोन लिया हुआ है और उसने, सीधी सी बात है, उसने आपको पैसे वापस देने हैं, तो आपके लिए तो एक एसेट्स है ना कि आपके पास अभी पैसा आएगा। तो जब ये लोन रिकवर हो जाते हैं, अब मान लो आपके पास पैसा आ गया, तो जो आपकी एसेट्स थी वो तो डाउन हो गई ना। लेट्स सपोज आपकी एसेट्स थी 5 लाख, अब किसी ने आपसे 2 लाख का लोन ले रखा था, तो वो भी आपके एसेट्स में था कि हाँ किसी ने हमसे लोन ले रखा है, उसने हमें लोन वापस देना है। तो अब जब उसने आपको लोन वापस दे दिया तो आपके पास कैश आ गया और आपकी जो एसेट्स हैं, नॉन कैश एसेट्स हैं, 3 लाख रह गई, तो आपकी एसेट्स तो रिड्यूस हो गई ना, चाहे आपके पास पैसे आए पर आपकी एसेट्स रिड्यूस हो गई। सो जब सरकार के लोन्स जो हैं वो रिकवर होते हैं तो सरकार की एसेट्स जो हैं वो डाउन हो जाती हैं। सो अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट्स। और इनको कैपिटल रिसीट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी एसेट्स रिड्यूस हो गई, सरकार की एसेट्स रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। जब सरकार किसी से उधार ले रही है तो सरकार को उसे चुकाना भी पड़ेगा, और किसी को जब हमें कोई चीज़ चुकानी होती है तो वो हमारी ड्यूटी होती है, दैट मीन्स अ लाइबिलिटी। सो व्हेन लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स, जब आप किसी को दे रहे हो तो एसेट बन रही है,
तो बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी, तो जब आप किसी से लोगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली दीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, और इसीलिए हम इसे कैपिटल रिसीट्स भी कहते हैं। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा उधार लेती है? जनरल पब्लिक से, RBI से, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि फॉरेन से, फॉरेन बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी सरकार पैसे लेती है, जनरल पब्लिक से भी लेती है और RBI से भी लेती है। और इसके बाद आता है अदर रिसीट्स। इट इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। अब हम आगे देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। Disinvestment. It refers to withdrawal of existing investment. It occurs when the government sells off its shares of public sector enterprises to private sector. देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब हम सबको पता है पैसा लगाना, निवेश करना, ताकि हमें बाद में रिटर्न अच्छा मिल सके। और डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? पैसे को वापस निकाल लेना, यानी कि जब सरकार अपने एसेट्स बेच देती है, अपने शेयर्स भी एसेट्स में आते हैं सरकार के, क्योंकि वहां से भी उसकी अर्निंग होती है। तो जब सरकार अपनी एसेट्स को रिड्यूस करती है, बेचना शुरू कर देती है, कहीं उसने एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट कर रखे, वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेती है, विड्रॉ कर लेती है, सो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। और इससे भी सरकार के पास पैसा आता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप अपने पैसे ही तो वापस ले रहे हो, तो आपके पास तो पैसे आ गए, पर आपके पास एक अर्निंग का सोर्स यहाँ पे कम हो जाता है। सो आई होप डिसइन्वेस्टमेंट इज क्लियर। और डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन होता है, क्योंकि अगर सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो जिस एंटरप्राइज में सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही, वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। या हो सकता है फॉर एग्जांपल आप एयर इंडिया ले लो, वो सरकार के पास था, सरकार की एसेट्स थी और सरकार ने उसको बेच दिया, तो वो चला गया प्राइवेट हाथों में और सरकार के पास पैसे आ गए, तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया और एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गया। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट, और इससे प्राइवेटाइजेशन क्रिएट होता है। अब हम पढ़ चुके हैं, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद हमारे पास हमारी बजट रिसीट्स कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे पास अब डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। इट डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने पढ़ा कि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं, जिससे ना तो हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो, ना ही हमारी एसेट्स रिड्यूस हो। तो ये एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, एंड इट इम्पैक्ट्स एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने अभी पढ़ा कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है, जिससे या तो हमारी एसेट्स रिड्यूस हो जाए या फिर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए कैपिटल रिसीट्स जो है वो इम्पैक्ट डालती है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटस पर। इट डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। अब ना हमारी लाइबिलिटीज क्रिएटेड है, ना हमने किसी को पैसा चुकाना है, ना हमने अपनी एसेट्स को कम कर रखा है जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन पे कोई भी बर्डन रहे। इट ऑफन लीव बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। अब अगर आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, अगर मतलब सरकार ने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, तो आने वाली जनरेशन को, आने वाली सरकार को वो चुकाने पड़ेंगे, जो उनके लिए एक बर्डन है। तो कैपिटल रिसीट्स बर्डन को छोड़ जाती हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए। नेक्स्ट, हाई रेवेन्यू रिसीट्स पॉइंट टू साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर रेवेन्यू रिसीट्स हमारी अच्छी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि लोग हमें टैक्स सही से दे रहे हैं, उसके अलावा डेवलपमेंट अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से हमें स्पेशल असेसमेंट से पैसे मिल रहे हैं, फीस से पैसे मिल रहे हैं। सो रेवेन्यू रिसीट्स का अच्छा होना यह है कि लोग अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली लोग सही हैं और इकोनॉमी की भी फाइनेंशियल हेल्थ सही है। एंड हाई कैपिटल रिसीट्स पॉइंट टू पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अब कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? या तो सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है क्योंकि वो उसके ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर रहा है, या फिर सरकार बोरो कर रही है। अब जितना ज़्यादा सरकार बोरो कर रही है, वो उससे हमें पता चल रहा है कि सरकार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है अगर उसकी कैपिटल रिसीट्स ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बजट रिसीट्स का कंसेप्ट ओवरऑल कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।